हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो जो हमारा टॉपिक है वो है डाइइलेक्ट्रिक्स। आप लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में तो काफी कुछ पढ़ लिया है। आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में फ्री चार्जेस प्रेजेंट हो, उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक्स जो हैं ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, और आपको पता है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल में फ्री चार्जेस होते नहीं है, राइट। सो दे डोंट कैरी they don't carry फ्री चार्जेस। इनके पास कोई फ्री चार्जेस नहीं होते, राइट। इनके पास कोई फ्री चार्जेस नहीं होते। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डाइइलेक्ट्रिक्स। ओके, डाइइलेक्ट्रिक्स एक तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, और आपको पता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स में कौन एब्सेंट होता है? फ्री चार्जेस एब्सेंट होते हैं। तो बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक्स की दो कैटेगरी है, इसको हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, राइट। पहला है पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, राइट, दिस इज फर्स्ट। एंड सेकेंड इज नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। दो कैटेगरी है, राइट। डाइइलेक्ट्रिक्स को हमने कैटेगराइज कर दिया दो वेज में, एक को बोलेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, एक को बोलेंगे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, राइट। ओके, तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में देखो क्या क्या आएगा। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में जैसे आपको ये दिख रहा है ये वर्ड पोलर, राइट, है ना। आप लोगों ने एक चीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। मैं उसको बता देता हूं। यहां पे मैं इसको बता देता हूं, आप शॉर्ट में ध्यान देना कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, और मान लो ये नेगेटिव चार्ज है। इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या है? सेम है। और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे आप 2a लिखो, चाहे d लिखो, राइट। यू आर फ्री टू टेक एनी नोटेशन। तो मैं यहां पे अगर मैं d ले लूं, d, राइट, दिस d, है ना। तो अच्छा, इसको मैं नीचे लिखता हूं। अगर मैं इस d को नीचे लिखूं यहां पे d, और इन दोनों का डॉटेड लाइन से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, राइट, सेंटर टू सेंटर डॉटेड लाइन से मैं कनेक्ट कर दूं, राइट, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर कहां से कहां डायरेक्टेड होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाता है? वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू D बार, राइट, इस तरह से। हाँ, इस तरह से लिखा जाता है। ये P क्या है? P है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। और D क्या है? D इज द वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये D क्या है? D इज अ वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चलो मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको ये पता रहे, राइट। हर चीज नोट करते चलना, राइट। ये स्मॉल q क्या है? वेयर स्मॉल q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, है ना। d, वेक्टर d क्या? वेक्टर d इज द वेक्टर which is directed from negative to positive, from negative charge to positive charge, from negative charge to positive charge। ओके, और ये वेक्टर p तो आपको पता है, वेक्टर p को आप लोग क्या बोलते हो? वेक्टर p
is known, vector P is known as electric dipole moment vector, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। ओके, है ना। तो ये आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्या होता है, Q इंटू डी। ठीक है, Q इंटू डी। और ये D क्या है, डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का। और याद रखना D एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कहां से कहां है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और वही डायरेक्शन है P की। सो P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम लोग, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, मैं इसको क्योंकि रफ कर देता हूं, इसे एक बार आप नोट डाउन कर लो। ओके, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। और इसको अगर अच्छे से बोलना हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। राइट, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तभी उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और फॉर्मूला ये है कि वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू डी। अगर इसका मैग्नीट्यूड जानना है तो आप कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू Q इंटू ये इसका भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर आप सिंपली इस फॉर्म में लिखना है तो ये Q इंटू डी हो जाएगा ऐसे, राइट, क्यू डी, है ना। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानना है तो सिंपली क्या कर दो, Q को D से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। याद रखना कहां से कहां होता है डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये चीज ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए अभी जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो मॉलिक्यूल होता है ना, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव, the distribution of positive and negative, the distribution of positive and negative charges are symmetrical in nature, are symmetrical in nature, sorry, non-symmetrical, symmetrical नहीं, non-symmetrical, मैंने सिमेट्रिकल लिख दिया, नॉन सिमेट्रिकल होता है। राइट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉन सिमेट्रिकल इन नेचर, किसमें, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। और यहां पे द डिस्ट्रीब्यूशन of positive and negative charges are symmetrical in nature। ये देखो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप पोलर डायलेक्ट, पहले मैं नॉन पोलर बना दूं। नॉन पोलर मान लो अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर आप इसको न्यूक्लियस बोलो, और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन को क्लाउड के फॉर्म में शो कर रहा हूं, ये क्लाउड वाला मॉडल है। तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
ठीक है, ये क्या है, दिस पोर्शन इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, और न्यूक्लियस मतलब आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया न्यूक्लियस। अब दोनों के सेंटर ऑफ मासेस यहां पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज as well as negative charge are overlapping है ना, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग at same point है ना। The center of mass of positive as well as negative charge are overlapping at the same point। देखो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, राइट। तो पॉजिटिव का भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, नेगेटिव का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहीं पे है। तो यहाँ पे वेक्टर डी की वैल्यू कितनी हो गई, वेक्टर डी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना। याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बताया था, तो उसमें वेक्टर डी क्या था, वेक्टर डी था डिस्टेंस, राइट। किसके बीच का डिस्टेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास का बीच का डिस्टेंस था वो, राइट। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, याद रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। बट यहाँ पे कोई डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव इज ओवरलैपिंग विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर डी 0 हो गया तो आपको पता है आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है P इंटू क्यू डी, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्या है, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। कि इसके केस में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो गया, ये 0। तो देखो मैंने लिखा था, क्या लिखा था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सिमेट्रिकल। इसके अबाउट सिमेट्रिक है ना, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है चारों डायरेक्शन में, राइट। अब यहां पे आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में देखो किस तरह से होगा कि मान लीजिए कि अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सपोज, रुको, ये आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे है, इस तरह से कुछ, तो हम डिस्टर्ब, हाँ, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, देख सकते हो आप, राइट। तो यहां पे ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, और ये आपका न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस का सेंटर तो यही होगा, ये, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर यहां कहीं होगा, यहां कहीं। अंदाजे से देखिए, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करें तो वो यही कहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो आपको ये तो दिख ही रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेपरेटेड है, और मान लो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है ना, डिस्टेंस कितना है, डी है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट वेक्टर है, और डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये नेगेटिव से, ये है डायपोल मोमेंट वेक्टर, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर आप वो निकाल सकते हो, राइट। क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो 0 नहीं है, वो नॉन जीरो है,
वो क्या है, नॉन जीरो है, राइट, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस तो ऑलरेडी है और डिस्टेंस भी, देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे देयर इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर नहीं था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हियर there is no permanent electric dipole moment वेक्टर। यहाँ पे कोई है क्या डाइपोल मोमेंट वेक्टर? नहीं है, क्यों? पी की वैल्यू 0 आई है, यहाँ पे है, यहाँ पे here permanent electric dipole moment vector is present। यहां पे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, वहां पे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर नहीं था, ठीक है। तो वो नॉन पोलर था, ये पोलर है, राइट। अब इसमें अगर आप कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहो तो एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, राइट। तो मैं कुछ एग्जांपल्स कोट कर देता हूं, आपकी बुक से ही है, एनसीईआरटी, ये इसके लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ये टॉपिक जो है, राइट। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में सबसे एग्जांपल्स जो कॉमन है वो दिया है आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका पानी H2O, राइट। ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, HCl और H2O। और वहां पे नॉन पोलर में, यहां पे एग्जांपल आप लिख सकते हो, नॉन पोलर में आप ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2, राइट, ओके, ठीक है। तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन था, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था क्या था, सिमेट्रिकल था। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन सिमेट्रिकल है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमने दो इसकी कैटेगरी की हुई है डाइलेक्ट्रिक्स की, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसे जल्दी से लिख लो। इसे जल्दी से लिख लो। तो आपको ये बात पता चल गई कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में परमानेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है और नॉन पोलर में नहीं होता, क्योंकि चार्जेस ओवरलैप हो रहे होते हैं। तो नॉन पोलर जो है, अगर हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक था और ओवरलैप कर रहे थे। तो मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियस है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज के नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज के नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि D की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन अगर आप इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ऐसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो क्या हो जाएगा, वो जो साइज है उसका वो कुछ ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा साइड और नेगेटिव चार्ज इस साइड हो जाएगा, राइट। तो ये हमने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, यहां पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या था, 0 था। यहां पे आपने
इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को आपने कहां रख दिया, आपने रखा उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आपने क्या पाया कि इसके अंदर डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, राइट। क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डायपोल मोमेंट वेक्टर आ गया। इंट्रिंसिकली उसके पास नहीं है, बाय डिफॉल्ट उसके पास नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको प्रोवाइड किया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट वेक्टर, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट वेक्टर हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि नेचुरली उसके पास था नहीं, कोई डायपोल मोमेंट वेक्टर नहीं था, बट जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके पास एक डायपोल मोमेंट वेक्टर आ गया। तो इसको अगर पी आई जो है, राइट, अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है ये, राइट, तो पी आई भी वही होगा, क्या होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लो क्यू है, इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड अगर मान लो क्यू है, तो पी आई क्या होगा, पी आई वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू डी बार, क्यू इंटू डी बार। रिमेंबर ये डी जो है वो एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कहां से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अब एक काम करते हैं, अब आपको ये तो पता चल गया कि किसी डाइलेक्ट्रिक के पास डायपोल मोमेंट वेक्टर हो या ना हो, लेकिन अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके पास इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं, मैं इसे रफ करता हूं, आप इसे लिख लीजिए जल्दी। देखो किस तरह से ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, तो यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है क्योंकि वहां पे जीरो थी, यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया हुआ है। तो आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे फोर्स लगाती है, राइट। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ऐसे, राइट। सो दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, राइट, ओके। दिस इज ऑल्सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों फोर्सेस किसने लगाई, ये दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाए। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो ये दोनों क्या कर रहे, खींच रहे हैं, राइट। दीज टू फोर्सेस, these two forces are trying to stretch the atom or molecule, stretch the atom। होगा क्या, इसके कारण अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स Fr, रिस्टोरिंग फोर्स Fr। Fr क्या है, Fr इज द रिस्टोरिंग फोर्स, Fr जो है Fr इज द रिस्टोरिंग फोर्स, Fr इज द रिस्टोरिंग फोर्स। और जो तुम्हारा F था वो क्या था तुम्हारा, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से, राइट। जब पहले तुम्हारा जो F है ना, F जो है ये इसको खींचता जाएगा, राइट, खींचेगा। इसका कब तक खींचेगा, जब तक F की वैल्यू Fr के बराबर नहीं हो जाती। जब F की वैल्यू Fr के इक्वल हो जाएगी तो स्ट्रेचिंग स्टॉप हो जाएगा। जब F की वैल्यू, ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा तब स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग स्टॉप्स। और अब आपका ये डायपोल बन चुका है, राइट। ये डिस्टेंस कितना है, d, और ये डायपोल मोमेंट वेक्टर अभी बन चुका है। आप निकाल सकते हो क्या है, P इंड्यूस डायपोल मोमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, इंड्यूस हुआ है ना ये, इज इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू डी बार, राइट, इस तरह से कुछ, ओके।
और जो ये स्ट्रेचिंग हुई है, अभी जो मैंने बताया स्ट्रेचिंग हुई है, ये स्ट्रेचिंग किसकी वजह से हुई? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुई, राइट? तो यहां पे आप डेफिनेशन एक लिख लीजिए, द स्ट्रेचिंग of dielectric atoms due to the displacement of charges in the atom under the action of applied electric field, is called polarization. राइट? आप देख सकते हो ये डेफिनेशन, राइट? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। The stretching of dielectric atoms due to displacement of charges in atom under the action of applied electric field is called as polarization. Polarization का मतलब वही है कि नेगेटिव चार्ज का एक जोन क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज का एक जोन क्रिएट हो गया। पहले ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण इन पे फोर्स लगने लगा और वो फोर्स ने इन दोनों को मूव करवा दिया, राइट? ओके, दूर कर दिया एक दूसरे से। तो हम बोलेंगे कि ये पोलराइज हो चुका है, हम बोलेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक एटम क्या हो चुका है? पोलराइज हो चुका है। तो मैं देख लूं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके ठीक है। सो ड्यू टू पोलराइजेशन atom acquires a dipole moment वेक्टर। पोलराइजेशन की वजह से ही एटम को डाइपोल मूवमेंट मिल रहा है ना? पोलराइजेशन का मतलब क्या? स्ट्रेचिंग, राइट? स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट? ओके, तो ये हो गया हमारा पोलराइजेशन के बारे में, राइट? चलो अब हम लोग थोड़ा इसके आगे चलते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे एटॉमिक व्यू ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। एटॉमिक व्यू ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम लोग चलो बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक, अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स देखो, आपको पता है पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनमें, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट, राइट? मतलब P is not equal to 0। ओके, अब मैं क्या करता हूं, कुछ एटम्स बनाता हूं। मान लो आपने एक टुकड़ा लिया डाइलेक्ट्रिक का, पोलर डाइलेक्ट्रिक का। इफ यू टुक अ स्पेसिमन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, आपने किसी एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का टुकड़ा लिया तो आपको देखो कैसे देखने को मिलेगा। यहां पे
चल क्यों नहीं रहा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये देखो मैंने कुछ एटम्स ड्रॉ किए हैं, राइट, कुछ मैंने एटम्स ड्रॉ किए हैं। ये किसके एटम्स हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक के। तो एक एक एटम में देखो यहां पे जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो ऐसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, यहाँ पे जो है वो ऐसे है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे, यहाँ पे जो है वो ऐसे है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे, इसका जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे, इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे, इसमें भी ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे, यहाँ पे भी नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो आप देख सकते हो सारे एटम्स का जो ये P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो क्या है? रैंडमली ओरिएंटेड है ना। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज randomly ओरिएंटेड। इनका कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन है क्या? नहीं, किसी का डायरेक्शन कहीं है, किसी का डायरेक्शन कहीं है, किसी का डायरेक्शन कहीं है। तो इस पूरे स्पेसिमन का अगर आप नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालो कि नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ स्पेसिमन का पूरे टुकड़े का, तो वो कितना आएगा? जीरो। वो कितना आएगा? जीरो आएगा। देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है हर एटम के पास है क्योंकि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, बट सबका जो ओरिएंटेशन है वो क्या है? रैंडम है। कोई यहां पॉइंट कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, कोई यहां कर रहा है, कोई यहां, राइट। तो सबका रिजल्ट जो हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जाता है और नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर द स्पेसिमेन इज जीरो। इट कम्स व्हाट? जीरो। तो एक मिनट यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमने कोई आई थी क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाज एब्सेंट, मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाई थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे लगाई नहीं थी। चलो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो देखो क्या होगा। ये मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, ये स्पेसिमन ऐसे, ठीक है, और मान लो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और वो ऐसे है। ओके, ये चल क्यों नहीं रहा? तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो देखो होगा क्या। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक को रखोगे, ये मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने इस तरह से, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का मार्कर है ये शो कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। चल क्यों नहीं रहा पता नहीं। एक्सटर्नल, ये क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना तो सबके जो डाइपोल्स है, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, 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 इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। यू कैन सी कि जब आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सबके डाइपोल्स, सबके नहीं, मोस्ट ऑफ
क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ एटम्स के जो डाइपोल्स हैं वो अभी भी किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, बाकी मेजॉरिटी के जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। आप देख सकते हो कि जो हैं सारे एटम्स, मोस्ट ऑफ देम की डायरेक्शन क्या है, मोस्ट ऑफ देम की डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सिर्फ ये दोनों, ये एक वाला, ये दोनों अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाता है, राइट। बट सारे एटम्स का नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, complete alignment of all atoms are not possible। कंप्लीट अलाइनमेंट आपको कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ड्यू टू द टेम्परेचर उनके पास कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर की वजह से एटम्स के पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी होने के कारण वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो जिसके कारण आपको परमानेंट परमानेंट नहीं, कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं मिलेगा। मतलब अगर 100 एटम्स हैं तो 100 के 100 एटम्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग शो नहीं करेगा पॉइंट, राइट। हाँ, बट 95 का करेगा, 96 का करेगा, बट कुछ ऐसे होंगे जिनका जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट वेक्टर का वो अभी भी किसी और डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन। अब आप बोलो नहीं मुझे और ज्यादा अलाइनमेंट चाहिए। अगर आपको और ज्यादा अलाइनमेंट चाहिए, अलाइनमेंट का मतलब आपको और ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए या फिर एटम्स चाहिए जिनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप क्या करो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, ई, इसका स्ट्रेंथ बढ़ाओ, इसका स्ट्रेंथ क्या करो, बढ़ा दो। अगर आप इसका स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, राइट, तो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं जिनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है वो बढ़ने लगेगा ना, राइट। तो अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बढ़ने लगेंगे। जैसे मान लो पहले 90 था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और बढ़ाया तो 91 एटम्स पॉइंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर 92 एटम्स पॉइंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, थोड़ा और बढ़ाया, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप टेम्परेचर को घटाने लगो, राइट। आपके पास दो चॉइस हैं। अगर आपको अच्छी अलाइनमेंट चाहिए या फिर ज्यादा अलाइनमेंट चाहिए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, या फिर दूसरा आप काम कर सकते हो कि आप टेम्परेचर को रिड्यूस करो। क्योंकि जब आप टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे, टेम्परेचर को गिराओगे, तो थर्मल एक्साइटेशन कम हो जाएगा। थर्मल एक्साइटेशन कम हो जाएगा तो एटम्स की इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। एटम्स की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो वो ज्यादा मतलब अनस्टेबल नहीं रहेंगे, उनको आप इजीली से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करवा सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही यही होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही यही होता है कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने डायरेक्शन में पॉइंट करवाए। देख रहा है आपको? तो ये जितने भी डाइपोल मोमेंट वेक्टर हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पॉइंटिंग इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सम ऑफ देम स्टिल दे डोंट point in direction of electric field is due to the thermal excitation. Complete alignment is not possible, never, क्योंकि आप टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो तो बना नहीं सकते, सो ये पॉसिबल कंप्लीटली नहीं है। हाँ, बट कुछ हद तक आप कर सकते हो। ओके, तो अब इसका यहां पे नेट, पूरे स्पेसिमेन का जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या था, जीरो था वहां पे उस केस में। बट यहां पे पूरे स्पेसिमेन का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो है क्या? नहीं है, वो बहुत ज्यादा होगा।
वो नॉन जीरो होगा, सबका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, राइट। तो ये नेट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, राइट। ये बातें आप लोग इसे लिख लो, ठीक है। तो आप दो चीजें कर सकते हो, अगर आपको अच्छी अलाइनमेंट चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर को घटा दो, इट्स योर चॉइस। ओके, इसे लिख लो। तो ये तो बात हो गई पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अब बात चलो करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, और यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग डालेंगे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। तो चलिए देखते हैं। और ये बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर परमानेंट डायपोल मूवमेंट अगर नहीं भी है तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर आ जाता है। ये हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा। तो आप देख सकते हो अगर ये पहली डायग्राम में ऐसे बनाऊं कि मान लो ये एक स्पेसिमेन है, एक स्पेसिमेन है किसका, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, राइट। तो आप देखोगे कि अगर मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। मैं एक और बनाता हूं, इस तरह से, ठीक है। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, राइट। हाँ, उसी के नीचे नेगेटिव है। ओके, ये मेरी पेन नहीं चल रही है ग्रीन वाली, हाँ ठीक है। उसी के नीचे नेगेटिव है, चलो ठीक है, मैं यही बना देता हूँ सेम पेन से। नेगेटिव 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 नेगेटिव, राइट। सो पॉजिटिव नेगेटिव अभी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। सो यहां पे मैं लिख देता हूं कि नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। आपने अभी तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। अब सेकेंड डायग्राम बनाते हैं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये देखो, इनका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये जो एटम्स का शेप है, एटम्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो ऐसे हो जाएगा। इस तरह से। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो आपने अप्लाई की है। यहां पे when external electric field is applied। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो देखो हो क्या जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है। तो नेगेटिव यहां आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा, ठीक है। तो ये पहले ऐसा था बट ऐसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो हम लोग बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या हो चुका है, पोलराइज हो चुका है, क्योंकि एटम्स इसके स्ट्रेच हो गए ना। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हो चुका है, पोलराइज हो चुका है। डाइलेक्ट्रिक क्या हो चुका है, पोलराइज, क्योंकि एटम्स इसके क्या हो चुके हैं, स्ट्रेच हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक का ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो फेस है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और इस फेस को आप बोल सकते हो राइट फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है।
लेफ्ट फेस पे अगर आप अच्छे से देखो तो कौन सा चार्ज डिपॉजिट हुआ है, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ है ना। और राइट फेस पे अच्छे से देखो तो कौन सा चार्ज डिपॉजिट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ है। बाकी ये जो अंदर के चार्जेस हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक दूसरे का इफेक्ट ये कैंसल आउट कर देंगे। ये पॉजिटिव इसका इफेक्ट कैंसल आउट कर देगा, ये इसका कर देगा, ये इसका कर देगा, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो अंदर के जो भी चार्जेस हैं अंदर वाले, वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओके, तो इनका इफेक्ट क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, राइट। तो अगर सेम ये डायग्राम में नीचे बनाऊं ऐसे, तो ये कुछ ऐसे हो, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि यहां पे ध्यान देना, हाँ यहां पे लेफ्ट फेस पे कौन सा चार्ज डिपॉजिट हुआ है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो डाई इलेक्ट्रिक की जो लेफ्ट फेस है यहाँ पे नेगेटिव क्यू आई चार्ज है, और यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक का राइट फेस है यहाँ पे पॉजिटिव क्यू आई चार्ज है। क्यू आई का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। क्यू आई का मतलब क्या है, क्यू आई क्या है, क्यू आई इज द इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक के लेफ्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक के राइट फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ऐसे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई डाइलेक्ट्रिक के अंदर ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, विच इज प्रोड्यूस्ड, है ना, ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस, राइट। अब आप देखो कि पहले ऐसे था, ऐसे हुआ, अंदर के चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए, फिर ये डाइलेक्ट्रिक बिहेव करने लगा किस तरह से कि इसके लेफ्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज है और राइट फेस पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी सिग्मा आई, यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, वो कितनी होगी, माइनस क्यू आई डिवाइड बाय ए। और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा आई, वो पॉजिटिव होगी, क्या होगी, प्लस क्यू आई डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब देखो हो क्या रहा है कि ये तो जो है, ये जो ईपी है, दिस इज ईपी, क्या है, दिस ईपी इज इलेक्ट्रिक, ईपी इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड due to induced charges, है ना। ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो अगर लास्ट डायग्राम में ड्रॉ करें कि यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जो थर्ड डायग्राम में ड्रॉ करूं, ये कि जो डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है ऐसे, है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, लेफ्ट फेस पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, राइट फेस पे, राइट। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने अप्लाई की, वो ऐसे है, ऐसे ई, ठीक है। और एक डाई इलेक्ट्रिक ने खुद प्रोड्यूस की है, वो है ऐसे ईपी। आप ध्यान देना यहां पे जो ई का मैग्नीट्यूड है वो ईपी से क्या है, ज्यादा है। ई का जो मैग्नीट्यूड है, जो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो जो नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट, नेट बचेगा क्या, दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पे क्या होगा, क्या बचेगा, ये बचेगा कुछ इस तरह से, ई नेट, या फिर ई रिड्यूस्ड बोल देता हूं मैं इसको, ई रिड्यूस्ड, हाँ
ई रिड्यूस्ड क्या हो जाएगा, ई रिड्यूस्ड हो जाएगा ई माइनस ईपी, ई माइनस ईपी। तो डाइलेक्ट्रिक ने क्या कर दिया, देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई थी, और डाइलेक्ट्रिक ने ई कर दिया, राइट। या आप इसे जल्दी से बना लो सर्किट में, जल्दी से अपने बुक में बना लो ये। तो आपके सामने अब मैंने एक डायग्राम बनाई है, और इस डायग्राम में मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो कैपेसिटर बताया है, राइट। सो दिस डायग्राम बी इज कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, यहां पे देखो कैपेसिटर प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वो कितनी है, ई नॉट, कितनी है, ई नॉट, ठीक है। और ई नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ओके। यहाँ पे जब हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो, ये डाइलेक्ट्रिक है बीच में जो है ये, राइट, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे इंड्यूस होता है इसके पहले ही। तो इस तरह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई ईपी, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ईओ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होगी वो क्या होगी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो थर्ड डायग्राम बनेगी। और यहां पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे डाइलेक्ट्रिक के लेफ्ट फेस पे जो चार्ज डिपॉजिट हुआ है वो क्यू आई है, माइनस क्यू आई मतलब इंड्यूस्ड चार्ज। राइट फेस पे जो चार्ज डिपॉजिट हुआ है प्लस क्यू आई, ये भी इंड्यूस्ड चार्ज है, राइट। इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब कैपेसिटर के अंदर वो कितनी होगी, ई नेट कितना होगा, ई नेट या फिर ई रिड्यूस्ड बोलते हैं, ई रिड्यूस्ड कितना होगा, ई माइनस ईपी, है ना। यहां पे ई नॉट है तो ई नॉट माइनस ईपी, और डायरेक्शन ऐसी होगी, राइट, डायरेक्शन ऐसी होगी क्योंकि आपका जो ई नॉट का मैग्नीट्यूड है वो ईपी के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज्यादा होता है, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक ने देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे प्लस क्यू, ये अगेन वही माइनस क्यू, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ई रिड्यूस्ड, और ई रिड्यूस्ड क्या है, ई रिड्यूस्ड इज ई नॉट माइनस ई पी, है ना। चलो इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखे हम लोग मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में, तो ई नॉट के जगह तो आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट के जगह आप लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ईपी। अब एक मिनट ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे सिग्मा माइनस सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये हो गया आपका ई रिड्यूस्ड। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक weakens the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीक कर देता है, क्योंकि पहले देखो ई नॉट थी पहले जब कैपेसिटर नहीं था, और अब कितनी है, अब ई रिड्यूस है,
और आपको पता है कि जो ई नॉट है वो ई रिड्यूस से क्या है, ज्यादा थी, राइट ना। तो डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को घटा के कम कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को घटाता है। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, राइट। इसको लिख लीजिए जल्दी। अब पढ़ लेते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से भी डिनोट किया जाता है, और इसी के को क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। ओके, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके पहले हम लोगों को परमिटिविटी पढ़ना जरूरी है। परमिटिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। जल्दी हेडिंग डाल दो। देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी, राइट, अगर इसको हम लोग देखें, सो इट इज द measure of degree of polarizability of, it is the measure of degree of polarizability of, it is measure of degree of polarizability of a material in response to given external electric field। देखो एक बार अच्छे से देख लो क्या है, राइट। इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक polarizability of dielectric, right? It is a measure of degree of polarizability of a material in response to given external electric field, right? अगर किसी मटेरियल की परमिटिविटी ज्यादा है, राइट, तो वो पोलराइज ज्यादा होगा, राइट ना। अगर परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी मटेरियल की ज्यादा है, अगर किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मान लीजिए ज्यादा है, राइट, मतलब अगर उसका इप्सिलॉन ज्यादा है तो वो पोलराइज ज्यादा होगा, पोलराइज बहुत ज्यादा होगा और अच्छे से होगा। उसका जो पोलराइजेशन है वो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या, वही स्ट्रेचिंग, पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर जाना, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगा, मुझे एक बात बताइए कि सपोज ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, राइट, है ना, ये डाइलेक्ट्रिक है और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए। तो इसमें सपोज मैंने आपको बताया था पहले ही कि सारे के सारे एटम्स अलाइन नहीं हो पाते ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। उनके पास इंटरनल एनर्जी होती है टेम्परेचर की वजह से, बट मोस्ट ऑफ देम विल अलाइन। तो देखो 1 2 3 4 5 है ना, इनका जो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग है, बट इसका नहीं है, इसका नहीं है, राइट। हाँ, बट इसका नेट रिजल्ट क्या होता है, इसका नेट रिजल्ट क्या होता है, ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म कर लेता है डाइलेक्ट्रिक, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है, अपोज करती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, घट जाती है ना, क्योंकि अभी आपने देखा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, वो क्या थी, वो थी E नॉट माइनस ईपी, है ना, E नॉट माइनस ईपी था। तो आपका E नॉट तो ये एक्सटर्नल वाला है, राइट, तो इसको चलो E नॉट की जगह मैं एक्सटर्नल लिख देता हूं, एक्सटर्नल माइनस
ईपी। जिस मटेरियल की परमिटिविटी अच्छी होगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, उसका ईपी ज्यादा होगा। जिस मटेरियल का परमिटिविटी अच्छा होगा ना, मतलब जिस मटेरियल की परमिटिविटी अच्छी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी प्रोड्यूस होगी। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी प्रोड्यूस होगी तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा, राइट, वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर परमिटिविटी ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, उसकी वजह से ईपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ईपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ईपी ज्यादा हो जाएगा तो ई रिड्यूस्ड क्या हो जाएगा, ई रिड्यूस्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घट जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जिस मटेरियल का परमिटिविटी ज्यादा होगा वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अपोज करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप सब सोच लो कि जिस मटेरियल का परमिटिविटी ज्यादा होगा इट विल अपोज more to the external electric field। जिस मटेरियल का परमिटिविटी ज्यादा होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अपोज करेगा, और जिस मटेरियल का परमिटिविटी कम होगा इट विल अपोज less to the external electric field। तो परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का दुश्मन है, राइट। परमिटिविटी अगर ज्यादा है किसी मटेरियल की तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अपोज करेगा, अगर परमिटिविटी कम है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम अपोज करेगा। ठीक है, ओके, इसको जल्दी से लिख लो। बात समझ में आ गई? परमिटिविटी ज्यादा, तो परमिटिविटी ज्यादा की वजह से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी ज्यादा होती है। अगर ईपी ज्यादा होगी तो ई रिड्यूस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ई नॉट क्या है, तुम्हारा एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा, राइट, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लो जल्दी। अब जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, राइट, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग अगर डिफाइन करें तो ये होता है परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी गिवन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय, ये क्या है, परमिटिविटी, इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब आपका वैक्यूम, राइट। तो ये हो जाएगा ऐसे इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नॉट, राइट। और आपको इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, राइट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट, 8.854 इंटू 10 to the power of -12, राइट, 10 to the power of -12, ओके। उसके बाद इसका यूनिट लिख दो, ओके। तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी गिवन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.854 इंटू 10 पावर ऑफ -11। सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, राइट, सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, वैक्यूम की। और बाकी हर चीज की परमिटिविटी क्या होगी, इससे ज्यादा ही होगी। मतलब जो इप्सिलॉन है ना वो हमेशा इप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, राइट। इप्सिलॉन जो है वो इप्सिलॉन नॉट से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। सो फॉर वैक्यूम और एयर, अगर वैक्यूम या एयर के लिए माने, क्योंकि एयर में भी बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम लोग
मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। गिवन मीडियम क्या, वैक्यूम या एयर, तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ही होती है, न्यू डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। सो एब्सोल्यूट ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, एयर या फिर वैक्यूम का 1 हो गया। एयर या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 1। एनी अदर for any other insulating material, for any other insulating material, हाँ, K is always greater than 1। K की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि जो तुम्हारा ऊपर का न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा ही होगा। हाँ, एयर के केस में या वैक्यूम के केस में आपका गिवन मीडियम वैक्यूम है, इसलिए ये कट जाता है, 1 आ जाता है, बाकी हर चीज के लिए क्या होगा, ये 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग एक दूसरी तरह से भी डिफाइन करेंगे। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है किसी भी डाइलेक्ट्रिक का, वो होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड divided by reduced electric field है ना। तो देखो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, E0 थी। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, रिड्यूस्ड क्या थी, E0, रिड्यूस्ड क्या थी, E0 माइनस EP, राइट ना। तो इसको भी आप K लिख सकते हो, तो ये भी आप अपने बुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। इसको भी आप नोट डाउन कर लो कि ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी और डाइलेक्ट्रिक ने उसको रिड्यूस करके कितना बना दिया, दोनों का रेशो, उसको भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भी लिख लीजिए जल्दी से। अगला हमारा जो टर्म है ये है पोलराइजेशन डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल P से, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो टोटल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कि डाइलेक्ट्रिक में टोटल इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक मोमेंट कितना है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो चाहे आप QI ले लो, चाहे आप प्लस QI ले लो, चाहे माइनस QI ले लो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया QI, ठीक है, QI लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, हाँ डिस्टेंस कितना है, D है, ओके, और डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम कितना है, ये D है, और एरिया कितना था प्लेट्स का, A, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू D, और ये DD कट जाएगा, राइट। ये देखो कुछ इस तरह से है, ये प्लेट ऐसे हैं, राइट ना, ऐसे प्लेट्स हैं इस तरह से, राइट। ये क्या है, D है, दिस इज D, है ना, ये D है, और ये जो एरिया है, दिस एरिया इज A, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम कितना हो गया, A इंटू D। तो ये क्या हो गया, QI अपॉन A, इंड्यूस्ड चार्जेस पर यूनिट सरफेस एरिया, तो पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, QI अपॉन A, इसको लिख सकते हैं इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना। P की जगह क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, ओके।